एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, मैंने आपसे प्रॉब्लम पूछने के लिए कहा था सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन की। तो आपने जो है प्रॉब्लम अपनी पूछ ली है, तो बहुत सॉलिड स्टेट में कम प्रॉब्लम आई है। उसका रीजन ये है कि जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल थे या जो टफ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिए थे। उसके बावजूद जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख लेते हैं। अभी के यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट था, तो मैं एक बार आपको वापस से सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि मेटेलिक गोल्ड है। क्या है? मेटेलिक गोल्ड। और वो कौन से टाइप का यूनिट सेल बना रहा है या पैकिंग कौन सी है? एफसीसी। कौन सी है? एफसीसी। तो मेटेलिक गोल्ड है और एफसीसी पैकिंग है। इसके बाद उसने दे रखा है इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, वो दे रखा है कि जो एज लेंथ है वो ये है। एज लेंथ जो है ए, वो कितनी दे रखी है? 4.07 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखा है उसने। और क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। यहां तक क्वेश्चन है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर हम बात करें सिंपल, जैसे गोल्ड है उसकी बात करें तो अलग होगा, और अगर आयनिक कंपाउंड करें तो उसकी बात करें तो अलग होगा। अगर मान लीजिए सिंपल एटम है तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? दो एटम के बीच की दूरी। ये एटम मान सेम ही एटम, थोड़ा बनाने में सेम होना है। ये एटम, दो एटम की जो बीच की दूरी है ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है अगर सेम एटम है। और अगर मैं आयंस की बात करूं या आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो ये एक आयन और ये दूसरा आयन, तो वहां पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्लस और माइनस के बीच की दूरी होगी। ये मैंने कह दिया प्लस और ये कहते हैं माइनस। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है अगर आपके सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है या मेटेलिक कंपाउंड है तो दो एटम के बीच की दूरी, और आयनिक कंपाउंड है तो कैटायन और एनायन के बीच की दूरी, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है। ये क्वेश्चन था इतना। तो यहाँ पर क्या है कि एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये इंफॉर्मेशन है, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर है 2r। ये मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है? डी, जिसको हम कहते हैं 2r। अब यहाँ पर मेनली जो रिलेशन आपको पता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एज लेंथ है और जो r है उसमें रिलेशन क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ कि ये मान लीजिए ये आपके एक फेस है, फलक है एक क्रिस्टल की। तो एटम कैसे प्रेजेंट है? यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये एटम प्रेजेंट है, तो ये आप जब रिलेशन निकालते हैं ये रिलेशन निकलता है। ये फेस है तो ये हो गई एज लेंथ, और ये फेस डायगोनल है जिसको हम कहते हैं रूट ए। इसको आप सॉल्व करोगे तो रूट आ जाएगा, और रूट ए जो है वो किसके बराबर है? 4r के बराबर है। भाई एक r ये हो गई, एक ये हो गई और 2r ये हो गई। ये रिलेशन मैंने डायरेक्ट ये लिख रखा है, रूट ए बराबर 4r। और ये कैसे आया मैं आपको सब समझा चुका हूं वीडियो में। तो यहाँ पर ये रिलेशन मैंने लिख दिया, रूट ए बराबर 4r। अब आपको चाहिए क्या? डी चाहिए आपको। तो जो 4r था उसको मैंने क्या लिख दिया? 2d, क्योंकि 2r किसके बराबर है? डी के बराबर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा? 4 को 2 into 2 करा, और तो ये हो गया 2 into 2r, 2r के लिए डी लिख दिया, ये हो गया 2d। अब आपको चाहिए क्या? डी की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया इधर रूट ए और इधर हो गया 2d। तो d बराबर क्या हो गया? √2a/2। अब मैंने क्या करा? √2 ऐसा का ऐसा रखा, 2 ऐसा का ऐसा रखा, और a की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर दी। अब सारा खेल जो है वो इन दोनों का है। ये दोनों क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? कि जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को, तो जब हम नॉर्मल जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? √a बराबर 2। और उसके बाद जब हम और सॉल्व करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 2 को मैं लिख सकता हूं √2 into √2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? a/√2। तो हम क्या करते हैं जब आंसर देखते हैं तो हमको अपन में √2 दिखना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा कोई रिजिड होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा? √2/2 लिख दिया, √2/2 लिखा हुआ है, और a की जो वैल्यू वो मैंने पुट कर दी। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि एक तो आप क्या करो, 2 को मतलब 2 को आप क्या मानो? √2 into √2। तो एक √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा? √2। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसको हमने छेड़ा नहीं है। तो एक आंसर क्या हो सकता है? 4.07 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √2। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि मैं इसको ना छेड़ूं और 2 को क्या करूं? इसको जो है 2 से डिवाइड कर दूं। तो इसको जब ऐसा करूंगा तो √2 ऐसा कैसा रह जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। अब आपके आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। अब मेन बात ये कि ऑप्शन में क्या दे रखा है? ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, ठीक है। आंसर क्या दे रखा है? ये। तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हमने फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय √2 पढ़ा है तो वैसा लिखना चाहिए, लेकिन वो कब है? जब आप a को ना छेड़ो। तो ऑप्शन में क्या है कि डिवाइडेड बाय √2 जब दे रखा है तो ये ऊपर नहीं दे रखा, ऊपर से दे रखा 2.06 है। तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करना है। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ये। अगर आपके की में आंसर कुछ और दे रखा है तो आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये आंसर होगा फाइनली, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व करा दिया था, वापस से सॉल्व करवा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें ऑप्शन जो है उसमें
थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इस वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 इंडिसेस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 1/2 a, इनफाइनाइट b और -2 c। उसके बाद मिलर इंडिसेस पूछे हैं, तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है करना क्या है, a डिवाइडेड बाय जो भी a का दे रखा है वैल्यू वो डिवाइड कर दो, b डिवाइडेड बाय जो भी मिलर 20 इंडिसेस दे रखे उससे डिवाइड कर दो, और c डिवाइडेड बाय जो भी इंडिसेस दे रखे उससे डिवाइड कर दो। तो मैंने मिलर इंडिसेस कैसे निकाले, a डिवाइडेड बाय जो दे रखा है 1/a/2 तो वो मैंने यहां लिख दिया, b डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट b, c डिवाइडेड -2c ये लिख दिया मैंने। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a से a, b से b, c से c कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 आ गया। किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये -1/2 हो गया तो ये मैंने -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जब है फ्रैक्शन में है, किसमें है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन हटाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या करा, उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या होगा 2 × 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और यहाँ 2 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। तो या तो आप इसको ऑप्शन को ऐसे देख सकते हो जो कि आपके ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है, माइनस चाहो तो आप ब्रैकेट में भी लगा सकते हो, वो लिखने का तरीका है, ठीक है, एक ही बात है। माइनस आप चाहो तो ब्रैकेट में लगा सकते हो, या फिर मैंने बताया था एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में बाहर आता है। तो कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन बनाने वाला वो क्वेश्चन दे रहा होता है तो हो सकता है कि उसको बाहर टाइप करने में प्रॉब्लम आए, तो ब्रैकेट में माइनस लिख देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो बाहर लिख दो या माइनस लिख दो, एक ही बात है। तो फाइनली क्या है कि आपको जो ऑप्शन था उसमें माइनस वाला नहीं था, दोनों प्लस वाले दे रहे थे, इसलिए आपको डाउट हो रहा था। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा 4:0:-1, या फिर 4:0:1 बार, ये आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है उसको आप करेक्ट कर लेना, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, उससे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, उससे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, alloys of Nb3S and Nb3Ge, Nb3Al and B3Si all show superconductivity and have critical temperature value of about। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर पूछा उसने, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग सुपरकंडक्टर जो है उनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग है। तो जब आप नोट्स देखेंगे तो वहां पर मैंने लास्ट में जो सुपरकंडक्टर का लास्ट है वहां मैंने मेंशन कर रखा है कि ये सुपरकंडक्टर इस टेम्परेचर पर सुपरकंडक्टिविटी शो करेंगे, ये आपके सुपरकंडक्टर इस टेम्परेचर पर सुपरकंडक्टिविटी शो करेंगे, तो वहां से आपको याद करना है। तो यहाँ पर जब आप नोट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि Nb3 जो Ge है उसको मैंने नोट्स में लिखवा रखा है 23.3 केल्विन, ये मैंने वैल्यू लिखवा रखी है। अब क्योंकि ऑप्शन आपके दे रखे हैं 10 केल्विन, 20 केल्विन, 30 केल्विन, 40 केल्विन, तो जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर होगा। तो ये आपके 23.3 पे शो करता है, तो 23 और 23.3 का जो नियरेस्ट है वो 20 केल्विन है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, अब देखिए थ्योरी में मैंने आपको पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर बताई थी, पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लोकेटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब इन पेरोव्स्काइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पेरोव्स्काइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट रहता है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम 2+। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो थ्योरी वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक होता है +2 वाला मेटल, एक होता है +4 वाला मेटल, और एक होता है ऑक्सीजन। तो +2 वाला तो होता है कॉर्नर पे प्रेजेंट, ऑक्सीजन होता है फेस के सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके आंसर होगा। अगर की में कुछ और दे रखा है तो आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये आपके हो जाएगा कैल्शियम 2+। क्यों? क्योंकि पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर में जो +2 वाला आयन है, मेटल आयन है, वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन जो होता है फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने आपको पेरोव्स्काइट करवाया था, नहीं तो मेरे को करवाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रखा है आपने, क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रखा है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है which is not the property of superconductor। सुपरकंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए पहली बात तो सुपरकंडक्टर होता क्या है, सुपरकंडक्टर हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, उस कंडीशन को सुपरकंडक्टर कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन पढ़ देता हूं, देयर इज ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस इन सुपरकंडक्टर, बिल्कुल सही है, लगभग कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। दूसरा तरीका, द फ्लो ऑफ करंट इज विदाउट एनी लॉस इन करंट। अब होता क्या है कि रेजिस्टेंस की वजह से करंट में लॉस होता है, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V = IR वाला। अब रेजिस्टेंस की वजह से करंट में लॉस होता है, अब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो काय का लॉस, कोई लॉस नहीं होगा। आगे दे रखा है द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रिक्शनलेस। अब देखिए यहाँ पर इसका भाव ये निकल रहा है कि फ्रिक्शनलेस, मतलब कोई घर्षण नहीं हो रहा है, मतलब कोई कमी नहीं आ रही है करंट में। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एट ऑल। अब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि भाई सुपरकंडक्टर का तो मतलब यही है कि उसमें रेजिस्टेंस 0 है, और रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट फुल होगा। अब ये कह रहा है कि करंट है ही नहीं बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो
तो क्वेश्चन यही था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पर सुपर कंडक्टर में उल्टा करंट ज्यादा फ्लो होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा, क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल इज फॉलोड इन द फॉलोइंग मटेरियल। अब देखिए ये मैंने आपको बता रखा है कि अलग, ये एग्जाम में पूछ रखा है कि कौन सा लॉ किसने दिया था। अगर आपको नाम दिया तो मैंने आपको नाम बताया था, तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या करेगा, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये जो लॉ है, मैंने आपको बताया था कि जो लॉ होते हैं, ये 2 या 3 लॉ मैंने आपको बताए थे, ये क्रिस्टल शो करते हैं। आपको बताया था 2 तरह के सॉलिड होते हैं, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो आपके लॉ दे रखे हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए दे रखे हैं। तो जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एक दे रखा है कोक, एक दे रखा है कोल, एक दे रखा है चारकोल और एक दे रखा है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करेगा। तो ये आपके तीनों एमॉर्फस सॉलिड है, कोक हो चाहे कोल हो चाहे चारकोल। तो एमॉर्फस सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते हैं। तो जब एमॉर्फस सॉलिड है तो वो जो लॉ है, ये वाला लॉ, 3 लॉ मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल जो है शो नहीं करेंगे। कौन शो करेगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है, ग्रेफाइट। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। तो देखिए सॉलिड स्टेट जो मैंने आपको करा दिया था, मैक्सिमम जो टफ न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको करा दिए थे। तो अगर किसी ने प्रॉब्लम में वो क्वेश्चन पूछे जो मैंने दोबारा करवा रखे हैं, तो वो आप पुराने वीडियो में देख लेना। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा था, लेकिन कई जगहों को डाउट था, इसलिए मैंने आपको दोबारा से समझा दिया। तो ये आपकी जो है सॉलिड स्टेट की प्रॉब्लम हो गई है। कल आपका टेस्ट है, तो आप अच्छे से पढ़ के टेस्ट दीजिए।